अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन मोहतरम, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बुरी खबर है, और ख़बर इसलिए बुरी है क्योंकि हम पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक जिस्म की मानिन मानते हैं। आज तुर्की ने एक ऐसा कांड कर दिखाया है, तैयब अर्दगान ने ऐसी शर्मनाक हरकत की है कि जिसके बाद जिन लोगों का तुर्की पर थोड़ा बहुत भी भरोसा था वो भी उठ जाएगा। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, तुर्की ने अपना दोगलापन ऐसा दिखाया है। यहाँ पर बात तुर्की की आवाम की नहीं बल्कि गवर्नमेंट की चल रही है, तैयब अर्दगान की चल रही है। नाज़रीन मोहतरम, उन्होंने ऐसा अपना रूप दिखाया है कि जिसके बाद तमाम तर उम्मत मुस्लिमा उनके किरदार पर थू थू करेगी। जहाँ आज से 2-3 साल पहले या कुछ साल पहले लोग तुर्की के गीत गाया करते थे, बल्कि हमने भी अपने चैनल से तुर्की की बहुत ज़्यादा बड़ाई की। सल्तनत उस्मानिया का हमें भी लगता था कि ऐसा रूप हमें देखने को मिलेगा कि जिससे पूरी उम्मत मुस्लिमा की उम्मीद जुड़ी हुई होगी। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, यहाँ तो अब आज के दौर में कुछ और ही देखने को मिल रहा है। वो तुर्की जो मुसलमानों की उम्मीद हुआ करता था, तैयब अर्दगान तुर्की के प्रेसिडेंट, जिन्हें लोग मुसलमानों की उम्मीद माना करते थे, उन्होंने मुसलमानों को इतना बड़ा धोखा दिया है कि जिसके बारे में तमाम उम्मत मुस्लिमा सोच भी नहीं सकती थी। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा नेता पॉपुलर था और अगर किसी नेता की सबसे ज्यादा पॉजिटिव इमेज थी, यानी सबसे अच्छा जिन्हें माना जाता था, तो वो और कोई नहीं बल्कि टर्की के रजब तैयब अर्दगान साहब ही थे। लेकिन इन्होंने अब अपनी इमेज की ऐसी दुर्दशा कर ली है कि जिससे शायद ही उम्मत मुस्लिमा कभी इन्हें माफ कर पाए। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इन्होंने फिलिस्तीन गजा में भी जो मजलूम मुसलमान मारे जा रहे थे, शहीद हो रहे थे, उनके हक में भी कोई अच्छा काम नहीं किया, बल्कि अपनी चुप्पी साधी रखी, जिससे इजराइल और ज्यादा पावर में आकर फिलिस्तीन और गजा के मजलूम मुसलमानों पर हमला करता रहा। उसके बाद लेबनान पर भी ये चुप रहे, और अब सीरिया में जो कुछ हो रहा है वो तो आपने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख ही लिया होगा कि किस तरह वहाँ पर भी मजलूम लोगों के साथ गलत किया जा रहा है, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कत्लेआम मचा रहे हैं HTS नामी एक फोर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि HTS नामी ये फौज कौन है और आखिर तुर्की ने ऐसा क्या कर दिया कि उम्मत मुस्लिमा इनसे सख्त नाराज भी रहेगी और इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो यही आज की हमारी वीडियो का मौजू है। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी मुसलमान पूरी उम्मत मुस्लिमा गजा के गम से बाहर भी नहीं आ पाई थी कि लेबनान में भी लोगों के साथ कत्लेआम होने लगा, और अभी इन गमों से मुसलमान बाहर ही नहीं आया था कि एक और गम मुसलमानों के लिए तैयार था। दोस्तों, मुझे इस बात का अंदाजा है कि आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो सीरिया से रिलेटेड यानी शाम से रिलेटेड खबरें देख रहे होंगे। शाम जो आज का सीरिया है, उसके फुटेज आपने भी देखे होंगे कि वहाँ पर किस तरह मजलूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर सीरिया में अचानक से ये सब कुछ क्या हो रहा है। और जो लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं वो तो अच्छे से जानते होंगे कि आखिर सीरिया में गलत कौन है और सही कौन है। दोस्तों, अभी लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ ही था कि उसके चंद ही घंटों के अंदर अंदर सीरिया में भी एक जंग शुरू हो गई, और इस जंग में मजलूमों का खून बहाया जा रहा है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी की बात पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये है कि इस पूरे मामले में टर्की को और इजराइल को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है, और इजराइल के साथ टर्की का कनेक्शन भी बताया जा रहा है, यानी मौजूदा तुर्की का कनेक्शन इजराइल के साथ बताया जा रहा है। और ये तमाम तर मुसलमानों के लिए एक बहुत चौंका देने वाली और गमगीन खबर है, क्योंकि जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि तुर्की से सभी को उम्मीद थी, लेकिन उसने जब गाजा में मुसलमानों का साथ नहीं दिया, लेबनान में मुसलमानों का साथ नहीं दिया, तो उसकी छवि तो पहले ही खराब हो चुकी थी। लेकिन अभी सीरिया में जो हुआ वो तो इतनी शर्मनाक हरकत है कि जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि आखिर सीरिया में हो क्या रहा है। तो दोस्तों, सीरिया एक ऐसा देश है जहां पिछले 52-53 साल से सिर्फ एक ही फैमिली का राज है, बल्कि एक फैमिली नहीं, ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ 2 ही लोगों का राज है। एक तो बशर अल असद, जबकि दूसरे उनके फादर हैं हाफिज अल असद। दोस्तों, हाफिज अल असद एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 1971 में 1971 में सीरिया की कमान संभाली थी, और फिर अपनी मौत मतलब के साल 2000 तक वो इसी गद्दी नशीन भी रहे, यानी इसी गद्दी पर बैठे रहे। उसके बाद उनके बेटे यानी कि बशर अल असद ने कमान संभाली, और अभी तक मतलब 2024 में भी वही सीरिया के हुक्मरान बने हुए हैं। अब क्योंकि इन दोनों ही लोगों की ये हुकूमत थी, तो एक डिक्टेटरशिप की तरह लोगों के सामने उभर कर आई। अब दोस्तों, यहाँ पर मामला ये भी है कि शाम एक ऐसा देश है, यानी सीरिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर शिया, सुन्नी और अलग अलग नस्लों के अलग अलग लोग रहा करते हैं। जहाँ पर शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, यानी शिया सुन्नी का आपसी झगड़ा तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अलग अलग जाति नस्लों को लेकर भी यहाँ पर भेदभाव किया जाता था, लोगों पर जुल्म और सितम किया जाता था।
इसीलिए वहाँ के पूरे यानी सीरिया के पूरे लोग ना बशर अल असद से सेटिस्फाई हैं, ना ही किसी और से। वहाँ पर भी अलग अलग गुट बने हुए हैं, जिसकी वजह से आज आप देख सकते हैं कि सीरिया के हालात कितने ज्यादा खराब हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ के लोग, सीरिया के लोग हुकूमत से शायद कभी भी खुश नहीं थे, और उसका नतीजा, उसका रिजल्ट ये आया कि 2011 में जब अरब स्प्रिंग आया और मुस्लिम दुनिया के कई देशों की हुकूमतों के तख्ते पलट हुए, तो यहाँ के लोगों ने भी मौका का गनीमत जानकर असद यानी बशर अल असद की हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। लेकिन बशर अल असद ने इन सारे प्रोटेस्ट का जो जवाब दिया वो दरअसल आर्मी के टैंक से दिया। मतलब कि अपने ही देश के वो निहत्थे लोग जो सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ अपनी ही आर्मी उतार दी और ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया अपने ही देश के निहत्थे लोगों पर। इस तरह से मरता हुआ देखकर अब सीरिया की जो आर्मी थी उनके अंदर ही एक ग्रुप पैदा हो गया। उन लोगों ने बगावत कर दी और बशर अल असद के खिलाफ वही लोग खड़े हो गए। दोस्तों, सीरियन आर्मी का ये जो ग्रुप पैदा हुआ था जिसने बगावत की थी, उसका नाम रखा गया सीरियन फ्री आर्मी। अब दोस्तों, यहाँ पर दुश्मनी की एक और वजह है। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि ईरान एक ऐसा वाहिद मुल्क है, ईरान एक ऐसी इकलौती कंट्री है जिससे अमेरिका, इजराइल ऐसे दुश्मन इस्लाम देश बहुत ज़्यादा परेशान है शुरू से ही। तो बशर अल असद की गवर्नमेंट को कमज़ोर करने के लिए इसलिए भी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने इस आर्मी ग्रुप की मदद की, क्योंकि ये सब ईरान के भी दुश्मन थे और क्योंकि दोस्तों बशर अल असद जो है वो ईरान के सपोर्टर हैं, यानी ईरान से वो हमेशा हमदर्दी रखते हैं और ईरान के पक्ष में रहते हैं। इसीलिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश जो कि पहले से ही बशर अल असद से खुश नहीं रहा करते थे, वो बस मौके की तलाश कर रहे थे कि बशर अल असद का बुरा वक्त आए। और उन्होंने जब ऐसे हालात देखे तो फौरन ही ये जो बागी आर्मी थी, मतलब कि जो बशर अल असद के खिलाफ खड़ी हुई थी, इनको हथियारों और पैसों वगैरह से मदद करनी इन लोगों ने शुरू कर दी। मतलब सीरिया के अंदर की वो जंग कि जो लोगों ने अपने हुकूक को हासिल करने के लिए शुरू की थी, अब उसको बाहरी ताकत अमेरिका, ब्रिटेन जैसे खतरनाक देशों ने हाईजैक कर लिया था। मिडिल ईस्ट के अंदर वेस्टर्न देशों की इस तरह से इन्वॉल्वमेंट देखकर अब जाहिर है बशर अल असद के दोस्त भी मैदान में आ गए। उनमें सबसे पहले तो ईरान ही था कि जिसने पैसों और हथियारों से बशर अल असद की मदद की थी। साथ ही साथ अपना जो प्रॉक्सी ग्रुप था, मतलब के हिजबुल्लाह, उसके फाइटर्स को मैदान में उतार दिया। जबकि बाद में रशिया की भी एंट्री हुई कि जिसने पूरी जंग का ही पासा पलट दिया, क्योंकि 2011 से शुरू होने वाली सीरियन सिविल वॉर के जो अभी तक खत्म नहीं हुई थी, इस पूरी जंग में ये जो बशर अल असद की हुकूमत महफूज रही, बल्कि ना सिर्फ महफूज रही बल्कि सीरिया के ज्यादातर इलाके को अपने कंट्रोल में रखने में भी कामयाब रही। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ईरान और रशिया का भरपूर सपोर्ट है। मगर दोस्तों, सीरिया के अंदर जिस वक्त ये सब कुछ चल रहा था, उस वक्त सीरिया पूरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था इन सारी बड़ी बड़ी ताकतों की जंग में। और ये जंग का मैदान जो बना हुआ था, उसी दौर में यहाँ पर एक और नई ताकत को भी उभरने का मौका मिल गया और उस ताकत का नाम था ISIS ग्रुप, आतंकी संगठन। अब दोस्तों, ISIS के बारे में मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है किस तरह इन्होंने आतंक फैलाया था और किस तरह इन्होंने लोगों को खुलेआम कत्लो गारत मचाया था। इससे तो पूरी दुनिया वाकिफ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने भी कभी ना कभी इन चीजों पर नजर डाली ही होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और ग्रुप का नाम भी हम आपको मेंशन कर देते हैं जिसका नाम SDF है। और दोस्तों, ये उन लोगों का ग्रुप था जिन्होंने ISIS से निपटने के लिए एक ग्रुप बनाया था। जी हाँ दोस्तों, ये उन कुर्द लोगों का ग्रुप था। तो जाहिर है इनका सबसे बड़ा दुश्मन टर्की भी था, या ये भी कह सकते हैं कि तुर्की के लिए सीरिया के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन यही ग्रुप था। तुर्की भी इनको आतंकवादी ग्रुप मानता है और वक्त वक्त पर इनके ऊपर तुर्की ने कई बार एयर स्ट्राइक भी की है। इतना कुछ सुनने के बाद अब आपको भी ये अंदाजा हो गया होगा कि सीरिया के इस जगह पर किस तरह ये जंग का मैदान बना और कितनी सारी अंदरूनी पार्टियां इन सारी जंगों में इन्वॉल्व है। और दोस्तों, इन सारी ही जंगों में लाखों लोगों की मौतें भी हुई, बेगुनाह लोग मारे गए और यहाँ तक कि सीरिया के ऐतिहासिक शहरों को भी मलबे की शक्ल में तब्दील कर दिया गया। कुल मिलाकर अब अगर इस बारे में भी बात करें कि इन सारी पार्टीज में किसके पास सीरिया का कितना इलाका है, तो दोस्तों इनमें सबसे ज्यादा अगर किसी के पास इलाका है तो वो बशर अल असद की जो आर्मी है उन्हीं के पास है और इनकी पार्टी के पास है 61% के करीब। जबकि दोस्तों जो कुर्दों की SDF है उसके पास 25% के करीब है, जबकि बाकी 11% के करीब जो सीरिया का इलाका है उन विद्रोही ग्रुप्स के पास है जिनमें सीरियन फ्री आर्मी या फिर HTS वगैरह ग्रुप आते हैं। दोस्तों, आप इस HTS ग्रुप को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे जुड़ी ही आज की हमारी ये वीडियो है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ताज़ा हालात के बारे में, यानी अभी जो सीरिया में चल रहा है आखिर अब क्या हुआ है। तो दोस्तों, हुआ यह है कि जैसे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हुआ, अगले चंद घंटों के अंदर ही सोशल मीडिया के थ्रू ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि सीरिया के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है।
धीरे धीरे जब तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुई और तस्वीरें क्लियर हुई और सारी खबरें खुलकर सामने आई तो पता ये चला कि सीरिया की वो सिविल वॉर कि जो कहने को ऑफिशियली तो खत्म हो गई थी, यानी या कह लीजिए कि पिछले कुछ सालों से ये बहुत ज्यादा ठंडी पड़ी हुई थी, वो अचानक एक बार फिर से शुरू हो गई। क्योंकि HTS नाम का वो ग्रुप कि जिसका जिक्र हमने आपको इस वीडियो में पहले भी किया था और जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो तुर्की और अमेरिका बैक्ड है, उसने अचानक से बशर अल असद की जो आर्मी थी उसके जो ठिकाने थे उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, सीरिया के जो एक मशहूर और ऐतिहासिक शहर एलेप्पो है उसके बाहर के आसपास के इलाकों में ये खतरनाक अटैक किया गया है। और दोस्तों, ये ठिकाने सिर्फ सीरियन आर्मी के नहीं थे बल्कि हिजबुल्ला और ईरान की IRGC फोर्स के भी थे। कुल मिलाकर 200 के करीब लड़ाकों की मौत का दावा किया गया है, जिसमें माना यह जा रहा है कि शायद IRGC का एक कमांडर भी शामिल है। अब क्योंकि ये शुरुआत तो 27 नवंबर को हुई थी और अब तो कई दिन गुजर चुके हैं, तो हालात पहले से और भी ज्यादा बदल चुके हैं। खुद HTS ये दावा कर रही है कि वो 40 से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर चुकी है, जिसमें ज्यादातर गांव शामिल हैं, जबकि कुछ शायद कस्बे या इलाके भी शामिल हैं। और खासकर एलेप्पो के बारे में भी ये दावा किया जा रहा है कि उसके बहुत बड़े बड़े इलाके पर HTS कंट्रोल हासिल कर चुका है और उसने बहुत सारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उनको अपने कंट्रोल में ले लिया है। किसी ऐसे हाईवे को भी कंट्रोल में ले लिया है और फिर ब्लॉक कर दिया है कि जो सप्लाई लाइन वगैरह के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। फिलहाल दोस्तों, HTS या उससे जुड़े हुए इन सारे ग्रुप्स के ये दावे किस हद तक सच हैं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सच है कि बशर अल असद की आर्मी को बहुत बड़ा झटका लगा है। और हाँ, शुरुआती हमले में इन सारे ग्रुप्स ने बशर अल असद की आर्मी के खिलाफ बढ़त बना ली है। अब दोस्तों, दूर से यहाँ से बैठकर वहाँ की कंडीशन को जज करना कौन सही है कौन गलत है हम लोगों के लिए एक मुश्किल काम है, क्योंकि जाहिर है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जहाँ ये जंग वहाँ के आम लोगों ने अपने हुकूक और अपने राइट्स को हासिल करने के लिए शुरू की थी, मगर दोनों ही पार्टीज की तरफ से धीरे धीरे बाहरी ताकतों ने इस पूरी जंग को हाईजैक कर लिया है। सीरिया के इस पूरे मामले को अगर सिर्फ एक गहरी नज़र से देख लिया जाए तो समझ में आ जाता है कि इसमें अमेरिका भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, तुर्की भी है और ईरान भी है। और अगर ग्रुप्स की बात करें तो IS भी इसमें शामिल है, हिजबुल्ला भी इसमें शामिल है और तो और इजराइल की भी बहुत सारी ताकतें हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इतिहास तो यही कहता है कि बशर अल असद के हाथ भी अपने ही लोगों के खून से रंगे हुए हों। अब दोस्तों, हो ना हो, बशर अल असद की पहचान भी एक जालिम डिक्टेटर की ही है, मगर बशर अल असद को पसंद ना करना या बशर अल असद से एग्री ना करने का मतलब ये भी नहीं बनता है कि सीरिया के अंदर किसी ऐसे ऑपरेशन को, किसी ऐसी जंग को ही सपोर्ट कर दिया जाए कि जो दरअसल बाहरी ताकतों की मदद से और खास तौर पर वेस्टर्न ताकतों की मदद से चल रही हो, ताकि वो वहाँ पर हुकूमत का तख्ता पलट कर सकें और अपने मन मुताबिक किसी हुकूमत को बैठाया जा सके। इसलिए सीरिया की इन सिविल वॉर में आप चाहे जिस तरफ भी खड़े हुए हों, आपका ओपिनियन जो भी हो, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जो 27 नवंबर से अचानक से जंग शुरू हुई है, जिन हालात में शुरू हुई है, जिस तरह से शुरू हुई है, इस पर सवाल तो बनते ही हैं, शक तो पैदा होगा ही। क्योंकि जैसे ही इजराइल और हिजबुल्ला के बीच सीज फायर हुआ, अगले चंद घंटों के अंदर इतनी तेजी के साथ बड़ा हमला हुआ कि मानो बहुत लंबे वक्त से सब कुछ तैयारी थी, प्री प्लान था, बस किसी बड़ी ताकत की तरफ से हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा था। शक इसलिए भी पैदा होता है दोस्तों क्योंकि 1-2 दिन पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से सीरिया के हुक्मरान बशर अल असद को धमकी दे दी गई थी कि हिजबुल्ला और ईरान के बीच वो जो ब्रिज का काम कर रहे हैं, मतलब हथियार वगैरह को सप्लाई करवा रहे हैं, इन सब से बाज आ जाएं। लेकिन जाहिर है बशर अल असद की तो गद्दी ही हिजबुल्ला और ईरान के सहारे रुकी हुई है, तो भला वो इस काम से पीछे कैसे हट सकते हैं। अब अगर हम अपनी बात का कंक्लूजन करें, यानी उसका निष्कर्ष निकालें और अगर एक्सपर्ट्स की बात भी माने, तो इजराइल और हिजबुल्ला के बीच ये जो सीज फायर हुआ है, इजराइल को पता है कि हिजबुल्ला अब इस वक्त अपने आप को बड़ी तेजी के साथ दोबारा ताकतवर बनाने की कोशिश करेगा और ये जो उसकी ताकत बिखर गई है लीडरशिप के खत्म होने की वजह से, वो उन सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेगा। जाहिर है इस चीज़ में भी सीरिया का बड़ा किरदार होगा क्योंकि सीरिया ईरान और हिजबुल्ला के बीच ब्रिज का काम करता है। सारे हथियार वगैरह सीरिया के जरिए ही आते हैं। ईरान के बड़े बड़े लीडर्स या मिलिट्री से जुड़े हुए लोग भी सीरिया के जरिए ही सफ़र करते हैं। तो इसलिए अमेरिका ने इजराइल का हिजबुल्ला के साथ सीज फायर तो करा दिया, लेकिन शायद उससे पहले ही सीरिया के अंदर एक नए ऑपरेशन की प्लानिंग भी कर ली थी ताकि किसी तरीके से भी हिजबुल्ला की जो सप्लाई लाइन है और उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। और इस काम के लिए अमेरिका ने तुर्की के ऊपर हाथ रखा, तुर्की को पिंच किया, या ये कह सकते हैं कि तुर्की को मनाया, तुर्की को किसी भी तरीके से प्रेशराइज करके ये नई जंग शुरू करवाई है। और तुर्की इसमें बिल्कुल अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है क्योंकि दोस्तों तुर्की को साथ में लेने के बाद ही अमेरिका ने यह ऑपरेशन शुरू किया है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सीरिया, जो कि हम कह सकते हैं कि एक मुस्लिम कंट्री है, तो तुर्की आखिर सीरिया में कत्लेआम मचाने के लिए राजी ही क्यों हुआ।
यहाँ पर तुर्की का एक बहुत खतरनाक चेहरा निकलकर सामने आता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है तैयब अर्दगान पर कि जो मुसलमानों के रहनुमा बने हुए थे, जो मुसलमानों को इतना सपोर्ट करने की बातें किया करते थे, जो हमेशा अमेरिका और इजराइल के भी खिलाफ रहा करते थे, आखिर वो तैयब अर्दगान अब अमेरिका के साथ कैसे खड़े हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर तैयब अर्दगान ने जो ये कदम उठाया है, ये शायद उनके जिंदगी का सबसे गलत फैसला होगा, क्योंकि इसके बाद वो ये भूल जाएं कि मुसलमान उन्हें अपना रहनुमा तस्लीम करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, जब तुर्की ने अच्छे काम किए तो हमने वो आपके सामने रोशन किए, लेकिन जब तुर्की पूरी तरह से बौखला गया है और दुश्मन इस्लाम का साथ दे रहा है, तो ये खबर भी आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज था। दोस्तों, इस जंग में जो सीरिया और ये सिविल वॉर चल रहा है, इसमें अमेरिका, इजराइल, तुर्की सब शामिल हैं। इस जंग में अब ऐसे खतरनाक एंट्री ली है रशिया ने भी अब बमबारी शुरू कर दी है। आगे देखते हैं क्या होता है, हम आपको वक्त वक्त पर अपडेट देते रहेंगे, लेकिन ये जो खबर थी ये उम्मत मुस्लिमा से जुड़ी हुई थी, इसीलिए आपको बताना ज़रूरी थी। जहां हमने तुर्की की हमेशा बड़ाई की, तो वहां अब तुर्की की गलतियों को भी सामने लाना हमारा फर्ज बनता है। सिर्फ हम एक पहलू को देखकर तुर्की की तारीफ नहीं कर सकते। अब जो तुर्की कर रहा है, शायद ये तुर्की ने भी कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा, और उम्मत मुस्लिमा को जो उसने ठेस पहुंचाई है, शायद ही लोग उसे कभी माफ़ करें। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएं। फिर आज होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।